संवैधानिक जो आयोग है जिनका संविधान में उल्लेख मिलता है, संवैधानिक जो आयोग है वो हमें कुछ देख चुके हैं। हमने यूपीएससी देखा, हमने निर्वाचन आयोग देखा, हमने वित्त आयोग देखा, ठीक है। और आज हम 2 आयोग और देखेंगे, एक एससी आयोग और एक एसटी आयोग। जैसे ही मैं आपको अनुसूचित जाति जनजाति के आयोग पूरे करवा दूंगी, संवैधानिक आयोग मेरी तरफ से कंप्लीट हो जाएंगे। अगला एक आप नाम सुनते हो गैर संवैधानिक, ठीक है। और एक बच्चा और नाम सुना होगा और उसमें कंफ्यूज भी होता है, सांविधिक आयोग। सांविधिक का मतलब होता है जो विधियों द्वारा, जो नियमों के द्वारा बनाया गया, जिनका संविधान में उल्लेख नहीं है। तो अगर ऐसे आयोगों की बात करें तो आपका जैसे कि योजना आयोग इसी में था, नीति आयोग इसी में है, मानवाधिकार आयोग इसी में है, सूचना आयोग इसी में है, आपका सतर्कता आयोग इसी में है, महिला आयोग इसी में है। इस प्रकार करके कुछ हमने छोटे छोटे और आयोग बना रखे हैं जो आयोग गैर संवैधानिक सांविधिक आयोग कहलाते हैं, ठीक है। मेरी बात को समझे। अब देखो 2 आयोग संवैधानिक जो है उनकी चर्चा कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। देखो मैं बात करती हूँ, थोड़े से हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात कर लेते हैं कि अनुसूचित जाति जनजाति के लिए हमारे मूल संविधान में, ठीक है, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए मूल संविधान में क्या प्रावधान थे और आज वर्तमान में उनको परिवर्तन करते करते हम कहां तक उन प्रावधानों में परिवर्तन कर पाए हैं, ठीक है ना। सतीश जी, टेस्ट का रिजल्ट मैं क्लास के लास्ट में अनाउंसमेंट करूंगी। रिजल्ट कहाँ है? टेस्ट का जो रिजल्ट है, हाँ बिल्कुल, टेस्ट का रिजल्ट मेरे सामने है। टेस्ट का जो रिजल्ट होगा, फर्स्ट सेकंड कौन आया पटवार कांस्टेबल रिट में, इन सब का जो रिजल्ट है वो मैं बिल्कुल क्लास के लास्ट में डिस्कस करूंगी, अभी क्लास के बीच में नहीं होगा, ठीक है ना। अभी पढ़ लो। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करें तो ध्यान से सुनना। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में हुआ क्या, हमारे यहाँ जब मूल संविधान बना तो मूल संविधान में अनुच्छेद 368 में, अनुच्छेद 368 में अनुसूचित जाति जनजाति के संरक्षण हेतु एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति के प्रावधान थे कि अनुसूचित जाति जनजाति के संरक्षण के लिए हम क्या करेंगे, एक विशेष अधिकारी, ठीक है, आयुक्त आप कह सकते हो, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आयुक्त का निर्माण किया जाएगा। मतलब अनुसूचित जाति जनजाति एक संस्था के रूप में होगी और उस संस्था का एक आयुक्त होगा, ठीक है ना। संस्था का एक क्या होगा, आयुक्त होगा। अब बात यहाँ समझने वाली क्या है 368 में, ठीक है, 368 में समझने वाली बात क्या है, इतनी बात मूल संविधान में लिखी थी कि संस्था होगी, आयोग की व्याख्या नहीं है। ध्यान से सुनना, 368 है, मैंने 67 बोल दिया कि 68 नहीं है, 68 है, 338 आर्टिकल ये है, ध्यान रखना इसका, 338 ये ज्यादा सही है हिंदी के बजाय, ठीक है। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए एक अधिकारी या आयुक्त का पद होगा और वो संस्था थी, आयोग नहीं था। अब देखो हम अगर बात करते हैं तो आपके यहाँ 1987 में, हालांकि इससे पहले 1978 में भी हुआ है, ऐसी बात नहीं है। 1978 में अनुसूचित जाति जनजाति के लिए गैर संवैधानिक आयोग बनाया, उसका उल्लेख संविधान में नहीं था। देखना, ध्यान से सुनना, संवैधानिक ये संस्था मौजूद थी और इसी के बराबर एक गैर संवैधानिक आयोग बनाया, ठीक है, आयोग बनाया। आगे चलकर देखो मैं बात करती हूँ मुख्य रूप में 1987 में। 1987 में इस आयोग का नाम बदलकर अनुसूचित जाति जनजाति आयोग किया और इसी के साथ में जो आयुक्त था, ये आयुक्त, इसके कार्यों में भी कुछ बदलाव, कुछ संशोधन किए गए। पर ध्यान से सुनना, अभी तक अनुसूचित जाति जनजाति को जो आयोग था, अनुसूचित जाति जनजाति का जो गैर संवैधानिक आयोग है वो 1958 में बना, 1978 में एक आयोग बना। उसके बाद क्या हुआ, 1987 में उस आयोग का नाम बदलकर कर दिया अनुसूचित जाति जनजाति आयोग। ये कैसा था, ये कैसा आयोग था, ये आयोग जो है वो गैर संवैधानिक है, यहां तक गैर संवैधानिक का ध्यान रखना, और आयुक्त के काम में कुछ परिवर्तन कर दिया। अब देखो संस्था भी मौजूद है और आयोग भी मौजूद है, दोनों एक साथ चल रहे हैं। हुआ क्या, अब अगर मुख्य रूप में देखा जाए तो आपके यहाँ एक संविधान संशोधन हुआ है, 65वां संविधान संशोधन, 65वां संविधान संशोधन 1990।
इस 65वें संविधान संशोधन में ध्यान से सुनना, अनुच्छेद 368 में जो अनुसूचित जाति जनजाति की, ठीक है, 65वां संविधान संशोधन 1990 में जो अनुसूचित जाति जनजाति की जो संस्था थी, जो आयुक्त का पद था, ठीक है, जो संस्था थी, उसे मुख्य रूप में, ठीक है, उसे मुख्य रूप में खत्म कर दिया गया, उसे मुख्य रूप में खत्म कर दिया गया और इस संस्था की जगह अनुच्छेद 338 में संवैधानिक अनुसूचित जाति जनजाति आयोग की स्थापना की गई। बात को ध्यान से समझना, यहां तक मतलब 1990 से पहले आयोग भी है और अनुसूचित जाति जनजाति अनुच्छेद 338 का क्या है, आयोग भी चल रहा है और संस्था भी चल रही है, दोनों काम कर रहे थे। परंतु 65वें संविधान संशोधन 1990 में परिवर्तन हुआ, संशोधन किया। क्या संशोधन किया? अनुच्छेद जो 308 मतलब 338 है, जो आर्टिकल 338 है, इसमें संस्था जो थी मतलब जो एक अधिकारी पद था उसको समाप्त कर दिया गया। अधिकारी पद को क्या कर दिया बच्चों? समाप्त कर दिया। अधिकारी पद को समाप्त कर दिया और एक संवैधानिक आयोग की स्थापना की, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति व जनजाति आयोग। ठीक है, संवैधानिक आयोग की स्थापना हुई। यहां उस आयोग को संवैधानिक दर्जा मिला। कब की बात है? 65वें संविधान संशोधन 1990। अब देखो, इसके लिए कहा कि एक सदस्य नहीं, यह आयोग कैसा होगा? बहुसदस्यीय आयोग होगा। अब बात जो महत्वपूर्ण जो समझने वाली है, जिससे एग्जाम में जो मैंने प्रश्न देखा है वो क्या है? 89 संविधान संशोधन आपका 2003 में, ठीक है, 89 संविधान संशोधन 2003 में, इसमें क्या हुआ? अब ये दोनों संशोधन ध्यान रखना। अनुसूचित जाति जनजाति आयोग की स्थापना किस संविधान संशोधन ने की है? 65वां संविधान संशोधन 1990। और 89 जो संविधान संशोधन था, इस संविधान संशोधन ने अनुसूचित जाति का आयोग अलग होगा और अनुसूचित जनजाति का आयोग अलग होगा। दोनों का आयोग अलग अलग स्थापित कर दिया। अनुसूचित जाति का आयोग का उल्लेख है अनुच्छेद 338 में और अनुसूचित जनजाति के आयोग का उल्लेख है अनुच्छेद 338 के क में। ठीक है, आर्टिकल 338 इसके लिए है, 338 क एसटी के लिए है। दोनों का आयोग अलग अलग कब हुआ? या अगर हम बात करते हैं, एसटी का पृथक आयोग अस्तित्व में कब आया? 2004 में आया। ठीक है, यहां तक पॉइंट क्लियर। अब अगर आपने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि समझ ली, तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बाद अब बात कर लेते हैं अनुसूचित जाति जनजाति आयोग की। दोनों की अलग अलग बात करेंगे। ठीक है, हालांकि मैं बात बताऊं तो प्रावधान दोनों के लिए सेम है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, ठीक है, अनुच्छेद मिलेगा 338 और अगर देखा जाए तो 2004 में अस्तित्व में आया। आज जो अभी वर्तमान में चल रहा है, ठीक है, आज अभी जो वर्तमान में चल रहा है वो 2004 में अस्तित्व में आया। इससे पहले जो था, ठीक है ना, इससे पहले जो था वो संयुक्त था। ठीक है ना, ध्यान रखना। नहीं मनोज जी, आज जल्दी नहीं है, शायद आज आप धीरे पढ़ने के मूड में हो। मैंने इतने स्पीड से तो नहीं पढ़ाया था, ठीक है, इतना स्पीड से नहीं पढ़ाया है मैंने। चलो मैं ठीक है, ध्यान रखूंगी। अगर मेरी स्पीड तेज है तो मैं धीरे कर लूंगी। तो 2004 में जो हम अभी देख रहे हैं वो 2004 में अस्तित्व में आया। आगे देखो, अब आगे इस बात को समझने के लिए आपको क्या ध्यान रखना है? केवल इस बात का ध्यान रखना है कि सदस्य संख्या कितनी होगी? तो सदस्य संख्या जो है, एक अध्यक्ष होगा, ठीक है, एक उपाध्यक्ष होगा और 3 इसमें अन्य सदस्य होंगे। तो अगर देखा जाए तो अनुसूचित जाति जनजाति आयोग में, अनुसूचित जो जाति जनजाति आयोग में, उसमें सदस्य कितने होंगे? टोटल सदस्य संख्या कितनी होगी? 5 होगी। एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा, 3 सदस्य होंगे। देखो, इससे पहले हमने जो आयोग पढ़े हैं, वित्त आयोग, निर्वाचन आयोग या यूपीएससी, उसमें आपने क्या पढ़ा?
अध्यक्ष होगा और सदस्य होंगे, अध्यक्ष होगा और सदस्य होंगे। इतना ही पढ़ा है आपने, ठीक है ना, इतना ही पढ़ा है। परंतु अब ध्यान क्या रखना है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, दो अध्यक्ष की और उपाध्यक्ष की प्रावधान कहां मिलेंगे, अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग में, दोनों में है, ध्यान रखना, ठीक है ना। सदस्य संख्या, अब अगर मैं बात करती हूं इनके नियुक्ति की, तो नियुक्ति भी कौन करेगा, राष्ट्रपति करता है, नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अगली बात क्या ध्यान रखनी है, सेवा शर्तें, जो सेवा शर्तें होंगी, क्या कार्यकाल होगा, क्या योग्यता होनी चाहिए, इन सभी का निर्धारण भी किसके द्वारा किया जाएगा, राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। अब मुझे एक जवाब देना, इनका कार्यकाल कितना है, इनका कार्यकाल कितना आता है भाई, सेवा है, शर्तें हैं, कार्यकाल है, योग्यता है, सभी का निर्धारण राष्ट्रपति ही करता है। परंतु मेरे इस प्रश्न का जवाब दो, ठीक है, इस प्रश्न का जवाब दो कि कार्यकाल, जो कार्यकाल है वो कितना होता है, कार्यकाल कितना होगा। अब गौर करने की बात है, हालांकि अगर बुक्स में देखो तो स्पष्ट नहीं मिलता। हाँ बिल्कुल, मोतीलाल मीना जी ने बात को सही पकड़ा, इसका जो कार्यकाल है वो 3 वर्ष दिखेगा आपको, 3 वर्ष है। अगर किताबों में देखा जाए तो किताबों में स्पष्टतः जो है वो वर्णन नहीं है, साफ इतना लिख दिया कि राष्ट्रपति निर्धारण करेगा। परंतु अगर हम देखें तो जो अध्यक्ष है वो लगभग 3-3 साल बाद में क्या करते हैं, चेंज हो जाते हैं, अध्यक्ष उपाध्यक्ष वगैरह। तो अगर हम देखें तो लगभग 3 वर्ष इसका मिलेगा आपको, ठीक है, 3 वर्ष इसका कार्यकाल होता है, जो कि राष्ट्रपति ने ही निर्धारित किया होता है। अब आगे हम बात करते हैं, तो उसके बाद में त्यागपत्र, तो त्यागपत्र भी किसे देंगे, राष्ट्रपति को देंगे। और हम बात करते हैं कार्य की, कि अनुसूचित जाति आयोग है, उनके अध्यक्ष सदस्य क्या काम करेंगे। तो बच्चों इतना ध्यान रखना है, जाति के संबंधित अगर कोई संरक्षण संबंधी अगर कोई नियम कायदे कानून बने हैं तो उनकी जांच करता है, कि अगर सरकार ने अनुसूचित जाति के संरक्षण के लिए कोई नियम कायदे कानून बनाए हैं तो वो नियम कायदे कानून सही है या गलत है, ठीक है, उनमें कुछ और भी जोड़ा जा सकता है, नहीं जोड़ा जा सकता। तो अनुसूचित जाति के संरक्षण संबंधी नियमों की जांच करता है, पहली बात। दूसरी बात, अगर अनुसूचित जाति के अधिकारों का उल्लंघन हो, अगर अधिकारों का या नियमों का उल्लंघन हो तो इसके ऊपर कार्यवाही कौन करती है, अनुसूचित जाति आयोग, ठीक है। तो ये ध्यान रखो, हालांकि कार्य में व्याख्या बहुत है, पर सिंपल सी अगर हम एक ओवरऑल बात करें तो इस ओवरऑल बात में कार्य में एक ही चीज की व्याख्या है, जहां अनुसूचित जाति जनजाति के हितों की बात आती है, ठीक है, हितों की बात आती है, अधिकारों की बात आती है, वहां अनुसूचित जाति आयोग जो है वो आगे आकर कार्य करेगा, ठीक है, आगे आकर कार्य करेगा। यहां तक पॉइंट क्लियर, ठीक है, यहां तक पॉइंट क्लियर। तो ये आपका क्या हो गया। अच्छा चलो, इसमें अगर हम बात करते हैं तो आपके यहाँ जब अनुसूचित जाति आयोग अलग से पृथक बना था, अलग बना था, तो 2004 में इसका प्रथम अध्यक्ष कौन था, 2004 में अगर मैं बात करूं तो इसका प्रथम अध्यक्ष कौन था, सूरजभान। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, सूरजभान। वर्तमान में कौन है, देख लेना आप लोग, वर्तमान में कौन है, अगर शंकरलाल कटारिया है या चेंज हो गए, देख लेना, मुझे इसमें कंफर्मेशन नहीं, मैंने आज चेक नहीं किया था। बाकी मैं वर्तमान कम ही बताती हूँ, हो सकता है चेंज हो जाए। अगर मान लो आप 6 महीने 7 महीने या 8 महीने साल भर बाद अगर कोई बच्चा वीडियो देखेगा तो वो क्या सोचेगा कि वर्तमान में भी तो चेंज हो गया, मैडम पहले वाला पढ़ा रही है। तो वर्तमान में अनुसूचित जाति आयोग के, ठीक है, अनुसूचित जाति आयोग के अभी जो वर्तमान में जो अध्यक्ष है वो आपको देखना है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है ना, यह ध्यान रखो। चले अब अगर हम बात करते हैं अनुसूचित जनजाति आयोग की, अब ध्यान से सुनना, अनुसूचित जनजाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग जो है वो आपको मिलेगा अनुच्छेद 338 के क में। कहा मिलेगा, अनुच्छेद 338 के क में, ठीक है ना। 2004 में अस्तित्व में आया, 2004 में अस्तित्व में आया। सदस्य संख्या 1 अध्यक्ष 1 उपाध्यक्ष 3 सदस्य, वही 5 होंगे, सेम है। नियुक्ति वही राष्ट्रपति कर रहा है, सेम है।
सेवा शर्तें उनका निर्धारण राष्ट्रपति करेगा, वही कार्यकाल 3 वर्ष सेम मिलेगा, त्याग पत्र राष्ट्रपति को देगा। और यहां जो कार्यों की बात है, ठीक है ना, यहां जो ठीक है, यहां जो कार्यों की बात है उसमें एससी की बजाय आप ये कह सकते हो कि एसटी के लिए बनाए हुए जो नियम कायदे कानून है, ठीक है, एसटी में जो बनाए हुए नियम कायदे कानून है या अगर उन कानूनों का उल्लंघन हो रहा है तो आपकी अनुसूचित जनजाति आयोग आके अगर कार्य करेगी। यहाँ पर जनजाति आयोग जो है उन्हें कुछ और महत्वपूर्ण कार्य दिए गए हैं, जैसे कि जनजाति जो क्षेत्र है, वो जो जंगलों में जो जनजाति क्षेत्र रहने वाले हैं उनके संपत्ति संबंधी, मतलब जो भूमि के संपत्ति संबंधी अधिकार है या अन्य कोई संरक्षण है, मतलब जो जनजाति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं ना उनका कार्य बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि जनजाति आयोग जो है उनके उत्थान और उनके विकास का जो पूरा जिम्मा होता है वो अनुसूचित जनजाति आयोग के ही ऊपर होता है। तो हालांकि अगर देखा जाए तो जाति आयोग जो है वो फिर भी इतना काम तो करता है, उसका इतना कार्य नहीं जितना जनजाति आयोग का कार्य है, क्योंकि अनुसूचित जो जाति आयोग है वो विकसित हो रहे हैं, जो आज जनजाति जो है क्षेत्र वो विकसित है, थोड़े बहुत थोड़े और करने, पर जनजाति क्षेत्र है उनमें मुख्यतः हम देखें तो आपके यहाँ विकसित क्षेत्र बहुत कम है, ठीक है ना। अगर इसमें मैं बात करूं कि अनुसूचित जाति में सबसे पहले जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे कुंवर सिंह। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? कुंवर सिंह, ठीक है। वर्तमान आपको देखना है, ठीक है, वर्तमान आपको देखना है, ये आपको ध्यान रखना है पॉइंट को, ठीक है। तो जातीय आयोग जो अभी वर्तमान में वो भी 2004 में शुरू हुआ। जो जनजातीय आयोग है एक नया जो अनुच्छेद है वो तो मुख्य रूप में देखा जाए तो 2004 में अस्तित्व में आया था। 2003 में संशोधन और 2004 में अस्तित्व में आया था। बिल्कुल पहला कुंवर सिंह थे। वर्तमान आपको देखने, यह आपका होमवर्क है, वर्तमान देख लेना। अगर आप नोट्स बना रहे हो, लिख रहे हो तो कृपया करके उसमें लेटेस्ट जो है उसका नाम लिख लेना, ठीक है ना। यहां तक पॉइंट क्लियर। तो अब मैंने आपको अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग जो है दोनों क्लियर समझा दिए। हालांकि जाति और जनजाति आयोग से मैंने प्रश्न बनते हुए कम देखे हैं, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। प्रश्न मैंने कम देखे हैं, इनसे बनते हुए कम आ रहे हैं। इनके प्रथम और ये अध्यक्ष भले पूछ लो कि प्रथम कौन थे, अंतिम कौन थे, अभी कौन है, ठीक है। ये आपके जो संवैधानिक है, जो संविधान में व्याख्या थे, जिनकी संविधान में व्याख्या थी वो कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। जिनकी संविधान में व्याख्या थी वो अनुच्छेद वो आयोग जो है वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। अब हम आगे पढ़ते हैं। आगे हमारा कौन सा अनुच्छेद, आगे हमारी कौन से, हम सबसे पहले जो शुरू करेंगे वो गैर संवैधानिक है। अब आपको मैं आगे जितने भी आयोग पढ़ाऊंगी ध्यान से सुनना। लगभग कल कंप्लीट हो जाएंगे आपके केंद्रीय आयोग। परसों से हम राज्य विशेष आयोग पढ़ेंगे, जैसे कि राजस्थान के संबंध में 4-5 आयोग हैं, उनकी चर्चा कर लेंगे। राजस्थान वाले इतने ज्यादा डिटेल में नहीं लूंगी क्योंकि मैंने आपको केंद्र समझा दिए, ठीक है ना। जो अब तक पढ़े वो संवैधानिक थे। अब जो पढ़ाऊंगी ध्यान रखना, क्योंकि मैं बार बार नहीं कहने वाली कि बच्चों ये गैर संवैधानिक है, बच्चों ये गैर संवैधानिक है। ध्यान रखना, मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगी, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। बार बार रिपीट नहीं करने वाली, बस एक बार ही कह दिया। अब आगे जो भी पढ़ेंगे सारे गैर संवैधानिक पढ़ेंगे, जिनमें मैं आपको पहले एक ऐसे आयोग के बारे में चर्चा करना चाहती हूं जो आज अस्तित्व में नहीं है। अब आप कहोगे मैडम जब आज अस्तित्व में नहीं है तो क्यों पढ़ा रहे हो? क्योंकि इससे एग्जाम में प्रश्न आ जाते हैं। देखो नीति आयोग जो है उसके बारे में सब जानते हैं। आगे आने वाले समय में योजना आयोग को लगभग लोग भूल जाएंगे, ठीक है। लगभग जो लोग होंगे योजना आयोग को भूल चुके होंगे। मेघवाल जी पैसा अधिनियम 1996 में मैंने आपको पंचायत में पढ़ा दिया था, मैं यहाँ रिपीट नहीं करूंगी उसको, ठीक है ना। योजना आयोग की जगह नीति आयोग आया है, ठीक है। नीति आयोग के बारे में सब पढ़ते हैं, सब समझते हैं, ठीक है, सबको पता भी रहेगा बच्चों। परंतु बात यहाँ ध्यान क्या रखने वाली है, आपको बात ये पता होनी चाहिए कि योजना आयोग की भी स्थापना कब हुई, कैसे हुई, किस समिति की सिफारिश पर हुई। थोड़ा बहुत योजना आयोग के बारे में पता होना चाहिए। योजना आयोग को पढ़ने के बाद में हम शुरू करेंगे आपका नीति आयोग, ठीक है। यहां से समझो पॉइंट को। अगर हम योजना आयोग की बात करते हैं, ठीक है, तो योजना आयोग विशेष संविधान में कोई अनुच्छेद तो है नहीं। अब देखना, एक बात मुख्यतः समझना, योजना आयोग भारत में
भारत में सर्वोच्च योजना या नियोजन संबंधी आयोग था। मतलब योजना आयोग जो था उसका मुख्य रूप में देखो इसके नाम से ही वर्णित है, इसके नाम से ही वर्णित है कि ये क्या बनाता था, योजना बनाता था। और भारत में, ठीक है, भारत में जो सबसे सर्वोच्च इकाई थी जो योजना संबंधी थी, नियोजन के संबंधित में थी, वो कौन सी थी, योजना आयोग थी। अब देखो एक बच्चों एक बात का ध्यान क्या रखना है आपको, एक पॉइंट जो पता होना चाहिए वो क्या है, सामाजिक, ठीक है, सामाजिक व आर्थिक नियोजन, सामाजिक और आर्थिक नियोजन ये किस सूची में आता है, सामाजिक और आर्थिक नियोजन किस सूची में आता है, संघ सूची, राज्य सूची या समवर्ती सूची। अगर मैं कहूं कि सामाजिक और आर्थिक नियोजन, ठीक है, सामाजिक और आर्थिक नियोजन किस सूची में आएगा, सामाजिक और आर्थिक नियोजन जो है, एक बात हमेशा ध्यान रखना, ये एग्जाम में पूछे गए हैं प्रश्न, तो जो आपका सामाजिक आर्थिक नियोजन है वो किस में आएगा बच्चों, समवर्ती सूची में आएगा। क्या बात है, सब होशियार, उसका मतलब समवर्ती सूची में आएगा। किसका विषय है, समवर्ती सूची का विषय है। और समवर्ती सूची के विषय के लिए हम कहें तो समवर्ती सूची का विषय है, इसका मतलब इसके ऊपर नियम राज्य भी बना सकता है, इसके ऊपर नियम केंद्र भी बना सकता है। सामाजिक व आर्थिक जो नियोजन विषय था, ठीक है, ये जो विषय है इस विषय पर केंद्र भी नियम बना सकता है और राज्य भी नियम बना सकता है। अगर हम बात करते हैं तो इसी विषय में हम एक बात को समझते हैं। 1946 में 1946 था, 1946 में एक व्यक्ति का नाम है था एसी नियोगी, ठीक है, 1946 में एसी नियोगी, ये पता होना चाहिए। एसी नियोगी की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई जिसे हम क्या कहते हैं, एसी नियोगी समिति। 1946 में एसी नियोगी करके एक समिति का गठन हुआ। इस समिति की सिफारिश पर, ध्यान से सुनना, इस समिति की सिफारिश पर 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना की गई। 15 मार्च 1950 में योजना आयोग की स्थापना की गई। ध्यान क्या रखना है, 1946 में समिति बनी थी एसी नियोगी समिति। तो आपके यहाँ योजना आयोग को गठित करने हेतु किस समिति की सिफारिश को, ठीक है, किस समिति की सिफारिश को तवज्जो या परामर्श दी गई या किस समिति की सिफारिश पर योजना आयोग बनाई गई, तो समिति कौन सी थी, एसी नियोगी समिति की सिफारिश पर 15 मार्च 1950 में इसकी स्थापना की गई। योजना आयोग की क्या की गई, स्थापना की गई। अब मेरी बात को समझना, मेरी बात यह है समझना कि कुछ ऐसे आयोग होते हैं जिनका संविधान में उल्लेख मिलता है। जैसे कि हमने पहले पढ़े, कुछ आयोग ऐसे होते हैं जिनका संविधान में उल्लेख नहीं मिलता, गैर संवैधानिक भी कह सकते हो, गैर संवैधानिक आयोग। अब देखना, अब सीधी सी बात है, जिनका संविधान में वर्णन है इसका मतलब संविधान सभा ने बनाया या संशोधन करके संविधान में जोड़े गए हैं। परंतु गैर संवैधानिक आयोग मतलब इनका संविधान में तो कोई व्याख्या नहीं है। अब देखना, ध्यान से सुनना, जिनकी संविधान में व्याख्या नहीं है वो कम महत्वपूर्ण होंगे, उनका महत्व जो है वो संवैधानिक आयोगों से कम होगा। जो गैर संवैधानिक है उनका महत्व संवैधानिक से कम होगा। पहली बात तो ये क्लियर करो। अब दूसरी बात एक समझना, गैर संवैधानिक आयोगों का निर्माण दो तरह से हो सकता है। पहला निर्माण का प्रक्रिया होगी संसद द्वारा। पहली निर्माण की प्रक्रिया क्या होगी, संसद के द्वारा। संसद में प्रस्ताव रखो और प्रस्ताव रखने के बाद पारित हो जाए। संसद में प्रस्ताव रखो और अगर प्रस्ताव पारित हो जाए फिर राष्ट्रपति साइन करे और फिर आयोग बने। यह तो है संसद के द्वारा आयोग का गठन। संसद नियम बनाकर या अधिनियम बनाकर आयोग की स्थापना करती है, पहला पार्ट। दूसरा जो तरीका होता है, दूसरे तरीके में एक सीधी सी बात समझो, मंत्री परिषद की परामर्श या प्रतिवेदन पर, मंत्री परिषद कह लो या कार्यपालिका कह लो, ध्यान से सुनना, मंत्री परिषद कह लो चाहे कार्यपालिका कह लो, तो मंत्री परिषद और कार्यपालिका
के प्रतिवेदन पर राष्ट्रपति द्वारा आयोग की स्थापना की जाती है। मैंने आपको फिर कह रही हूं, आयोग दो तरीके से होंगे। पहले में संसद नियम बनाकर आयोग बनाएगी या तो, ठीक है, कुछ आयोग ऐसे होंगे जिनके संसद में बनाती है, और कुछ आयोग ऐसे होंगे जिन्हें मंत्री परिषद या कार्यपालिका के प्रतिवेदन या उनकी अनुमति, या आप कह सकते हैं उनकी अनुमति से राष्ट्रपति द्वारा गठित किए जाएंगे। इन आयोगों में संसद से नहीं पूछा जाता, इन आयोगों में संसदीय प्रक्रियाएं नहीं होती, ठीक है, जो आयोग इनके द्वारा बनते हैं। अब एक बात समझना, आपके यहाँ जो योजना आयोग है वो इसी के द्वारा गठित है। आपके यहाँ जो नीति आयोग है वो भी इसी प्रकार गठित की गई है। योजना आयोग और नीति आयोग में संसद से पूछा नहीं गया है। मेरी बात को समझे क्लियरली मनोज जी, कि संसद के अधिनियमों से बने आयोग अलग होते हैं, वो भी गैर संवैधानिक ही होंगे। और कुछ गैर संवैधानिक ऐसे होते हैं जिसमें मंत्री परिषद, कार्यपालिका या राष्ट्रपति के आदेश से सीधे बनते हैं, उनमें संसद की कोई भूमिका, कोई योगदान नहीं होता। इसी में ध्यान रखना, इसी प्रकार से योजना आयोग बनी है और इसी प्रकार से ही नीति आयोग बनी है। क्या मैं आपको यह निर्माण प्रक्रिया समझा पाई? मुझे हाँ ना में जवाब दो फटाफट। क्या आपको ये दोनों निर्वाचन प्रक्रिया जो थी, निर्वाचन नहीं, ये दोनों जो आपके गठन की प्रक्रिया थी, ये दोनों समझ में आई? देखो अनिल गुर्जर जी, हम बात करते हैं, आप क्लास को पूरा लो, आपके इस प्रश्न का जवाब आपको क्लास लेने के बाद खुद ब खुद मिल जाएगा, ठीक है ना, निश्चिंत रहो, ठीक है। विक्रम जी, मैंने केवल एक बात बताई कि कुछ आयोग ऐसे होते हैं जिनका संविधान में उल्लेख होता है, कुछ आयोग ऐसे होते हैं जिनका संविधान में उल्लेख नहीं होता। उनका संविधान में उल्लेख नहीं होता, उन्हें बाहर, संविधान के बाहर बनाया जाता है। अब बनाने में दो तरीके से बन सकते हैं, या तो संसद में बैठकों में पारित करवा कर बना सकते हो, या फिर आप उसे मंत्री परिषद, जिसे कार्यपालिका भी कहते हो, या आप राष्ट्रपति के आदेश से भी आयोग का निर्माण कर सकते हो। इस आयोग में संसद की भूमिका नहीं होती है। और जो योजना आयोग है, जो नीति आयोग है, वो इसी के द्वारा बनाया गया है, उसे संसदीय प्रक्रिया से नहीं बनाया गया है, ठीक है, यहां तक क्लियर। योजना आयोग में मुख्यतः तारीखें पता होनी चाहिए, ठीक है। 1946 में समिति बनी, सिफारिश पर 15 मार्च 1950 में आपने क्या किया, 1950 में क्या किया, स्थापना कर ली। अब स्थापना करने के बाद अगर मैं बात करती हूं किसकी, सदस्य संख्या की, कि योजना आयोग में आदमी कितने होंगे, मेंबर्स कितने होंगे। तो योजना आयोग में हम पहली बात करेंगे तो जो अध्यक्ष होता है वो अध्यक्ष नहीं होता है बच्चों, वो पदेन अध्यक्ष होता है। पदेन अध्यक्ष का मतलब पहले से पद पर है, और वो पदेन अध्यक्ष कौन होगा, प्रधानमंत्री था। कौन था, प्रधानमंत्री था। प्रधानमंत्री पहले से पद पर है और वो एक और पद ले रहा है, और वो पद कौन सा है, योजना आयोग के अध्यक्ष का पद। दूसरा इसमें था आपका उपाध्यक्ष। अगला व्यक्ति कौन होगा, उपाध्यक्ष। ध्यान से सुनना, उपाध्यक्ष की जो नियुक्ति है, उपाध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री ही करता है। उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करेगा, प्रधानमंत्री ही करता है, ठीक है ना। महादेव जी, संवैधानिक का मतलब होता है संविधान में व्याख्या, और सांविधिक का मतलब जो होता है वो उनका संविधान में व्याख्या नहीं होती, वो विधि के द्वारा बनाए जाते हैं, ठीक है ना। उनके लिए संविधान में कोई जगह नहीं होती। सांविधिक का मतलब होता है गैर संवैधानिक, ठीक है। तो पदेन अध्यक्ष पीएम होगा, और उपाध्यक्ष जो होगा, एक होगा पदेन अध्यक्ष, एक होगा उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष जो है वो आपके मुख्य रूप में देखा जाए तो नियुक्ति उसकी कौन करेगा, प्रधानमंत्री करता है। और इस उपाध्यक्ष को दर्जा दिया जाता है आपके केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के समान। जो केंद्रीय कैबिनेट का मंत्री होता है ना, उसी मंत्री के समान भी इसी को दर्जा दिया जाता है, उसी के समान होता है इसका दर्जा। तीसरी हम बात कर लेते हैं सदस्यों की। तीसरी हम बात किसकी कर लेते हैं, सदस्यों की। यहां सदस्यों को दो हिस्सों में बांटा, ध्यान से सुनना। कुछ सदस्य कहलाए स्थायी और कुछ सदस्य कहलाए अस्थायी।
अब आप पूछेंगे कि मैडम सदस्य कितने होंगे, तो मेरे बच्चों फिर एक बात को ध्यान रखना, सदस्य संख्या का कोई भी व्याख्या नहीं है। सदस्य संख्या कितनी होगी इसके लिए कोई भी व्याख्या नहीं की गई है। सदस्य संख्या की कोई व्याख्या नहीं है, सदस्य संख्या की कोई व्याख्या नहीं है। बस इतना ध्यान रखना, जो स्थायी सदस्य होंगे उन्हें केंद्र के राज्य मंत्री के समान दर्जा दिया गया है। उन्हें केंद्र के राज्य मंत्री के समान दर्जा दिया गया है। और इसमें कुछ स्थायी मेंबर जो हैं वो प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त होते हैं। यहाँ क्या होगा, मतलब देखो ध्यान से सुनना, सदस्य कितने पता नहीं, 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं, ठीक है। स्थायी होंगे, स्थायी की नियुक्ति प्रधानमंत्री करेगा, उसमें कोई भी हो सकता है, IAS अधिकारी हो सकते हैं, RS अधिकारी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। स्थायी में कोई भी हो सकता है, अच्छा कोई विशेषज्ञ हो सकता है, ठीक है। और उनका दर्जा कैसे रहेगा, केंद्रीय राज्य मंत्री के बराबर उनका दर्जा रहेगा। और अस्थायी के लिए टेंशन नहीं रखनी है, अस्थायी में कैबिनेट के कुछ मंत्री जो होंगे उन्हें हम अस्थायी सदस्य बना सकते हैं। अस्थायी सदस्य कौन थे, कैबिनेट मंत्री। और स्थायी सदस्य कौन थे, स्थायी सदस्य PM द्वारा नियुक्त होते थे और केंद्र के राज्य मंत्री के पास उनका दर्जा था। ये सदस्य संख्या हो गई, ये क्या थी, सदस्य संख्या थी। यहां तक पॉइंट क्लियर। अब देखो, अगर सदस्य संख्या की बात पूरी हो गई तो अब हम बात कर लेते हैं किसकी, कार्यों की। योजना आयोग काम क्या करता था, बताओ। योजना आयोग जो था वो काम क्या करता था, योजना आयोग का कार्य क्या था। तो देखो, योजना आयोग के कार्यों की मैं बात करूं तो योजना आयोग हमारे यहां मानवीय, प्राकृतिक व भौतिक जो थे, मतलब मानवीय, प्राकृतिक वो भौतिक संसाधनों का पता लगाते थे कि हमारे पास भारत में कितने मानवीय, प्राकृतिक और भौतिक संसाधन है। इनका क्या लगाते थे, पता लगाना था। अब आप कहोगे कि मैडम पता लगाकर क्या करते थे, पता चल गया कि भाई ये सारे हमारे पास इतने तो मानवीय संसाधन है, इतने हमारे पास प्राकृतिक स्रोत है और इतने हमारे पास भौतिक स्रोत है, ठीक है। क्या करते थे, इनका पता लगाकर, ठीक है। तो देखो, इनका जो पता लगाने के बाद में इनका समुचित उपयोग करते थे, मतलब इनका पता लगाकर इनका प्रयोग करते थे। और प्रयोग करने में आप सबको पता है योजना का निर्माण किया जाता था। अगर आपने देखा हो तो पंचवर्षीय योजनाओं का तो मुझे पता है सबने ही नाम सुना है, हाँ या ना। पंचवर्षीय योजनाओं का तो सबने ही नाम सुना होगा ना। तो जो पंचवर्षीय योजना है वो किसके द्वारा बनाई जाती थी, योजना आयोग के द्वारा ही बनाई जाती थी। पंचवर्षीय योजना किसके द्वारा, या योजना का निर्माण किसके द्वारा, योजना आयोग द्वारा। संसाधनों का पता लगाती और उन संसाधनों का क्या सही प्रयोग हो सकता था, उन संसाधनों का क्या सही प्रयोग हो सकता था, प्रयोग करती थी। प्रयोग करके पंचवर्षीय योजनाएं बनाती है, योजनाओं का निर्माण करती। आपके यहाँ अटल बिहारी वाजपेयी ने एक आयोग की स्थापना की थी, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग। 2000 में इसकी स्थापना है, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग। यह जो आयोग है अपने जनसंख्या के जो आंकड़े हैं, ठीक है, या आप कह सकते हैं जनसंख्या के आंकड़े हैं या जनसंख्या नियंत्रण, हमने कितना किया, क्या किया। तो ये जो आयोग था यह योजना आयोग के नियंत्रण में काम करता था, उनके अधीन होकर काम करता था। तो राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग 2000 में स्थापित हुआ था, ठीक है, 2000 में स्थापित हुआ था। और ठीक है, और इसके योजना आयोग के अधीन काम करता था। एक आपने संस्था सुनी होगी NIC। आप जब कुछ भी सर्च मारते हैं, अगर गवर्नमेंट के लिए सर्च मारते हैं तो आप एक लास्ट में लिखते हैं .NIC। ये क्या है, ये एक तरह से सूचनाओं का डाटा स्टोरेज है, सूचनाओं का डाटा स्टोरेज है। यहाँ सभी प्रकार की सूचनाएं इसमें समाहित हैं, ठीक है। तो यह
यह भी किसके अधीन काम करती थी? यह भी आपके योजना आयोग के अधीन काम करती थी। पॉइंट यहां तक क्लियर? एनआईसी सूचनाओं का, डाटाओं का स्टोरेज रखती है ये, और इस संस्था का जो काम था, ठीक है, ये जो थी यह भी आपके योजना आयोग के अधीन ही काम करती थी। अब देखो हुआ क्या, एक बात को समझना, एक बात जो है जो बड़ी महत्वपूर्ण है, जो योजना आयोग के कड़ी आलोचना के रूप में से जाना जाता था। देखो मैंने आपको ये बताया, योजना आयोग में अध्यक्ष प्रधानमंत्री, उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री, सदस्य भी प्रधानमंत्री नियुक्त कर रहा है। आपको लग नहीं रहा कि ये योजना आयोग केंद्रीकृत है? इसमें सारे काम केंद्र में हो रहे हैं, दिल्ली में बैठे लोग तय कर लेते हैं क्या योजना बनानी है, क्या करना है, क्या नहीं करना। अब सीधी सी बात समझना, ये योजनाएं जो है वो लागू कहाँ होती है बच्चों? ये योजनाएं लागू कहाँ होती है? ये योजनाएं राज्य में लागू होती हैं। अब मुझे बताओ, राज्य का योगदान ही नहीं है, सारे काम केंद्र कर रहा है, तो राज्य के पास में यहाँ एक समस्या थी कि हमें, मतलब राज्यों से पूछा भी नहीं जा रहा, राज्यों से पूछा भी नहीं जा रहा, हमारा योगदान भी नहीं है, तो हम योजनाओं को क्यों लागू करें? कम से कम हमसे पूछो तो सही कि हमारे राज्य को किस योजना की या किस बात की आवश्यकता है, हमारे राज्य के पास में कौन से संसाधन है, हम किसका उचित प्रयोग कर सकते हैं। योजनाओं में कई बार ऐसी योजनाएं बन जाती जिसके पास, उस राज्य के पास संसाधन ही नहीं उपलब्ध होते, और योजना बना दी कि इस पर काम किया जाए, तो वो राज्य कैसे काम करेगा? तो यह एक बड़ी आलोचना थी। वो आलोचना क्या थी? योजना केंद्र में बैठे व्यक्ति आराम से दिल्ली में बैठे आदमी बना देते हैं, और उन योजनाओं का क्रियान्वयन राज्य को करना पड़ता है, और राज्यों का योजना आयोग में कोई योगदान, कोई भूमिका नहीं थी। ठीक है ना, कोई भूमिका नहीं थी, कोई योगदान नहीं था। अब ये एक बड़ी समस्या थी। अब इस बड़ी समस्या में, इस आलोचना को ध्यान में रखते हुए, ध्यान से सुनना, भाई ये यहां तक समझ में आया योजना आयोग क्या था? योजना आयोग यहां तक काम किया, 1950 में काम किया, लास्ट 2014 दिसंबर तक अस्तित्व में था। 2015 में नीति आयोग की स्थापना हो गई। योजना आयोग की जगह नीति आयोग की स्थापना कर दी गई। ठीक है, यहां तक योजना आयोग कंप्लीट है। मैं एक छोटा सा टॉपिक आपको बीच में ही समझा देती हूं, वो है राष्ट्रीय विकास परिषद। ध्यान से सुन लो। इस योजना आयोग के अंदर ही है वैसे तो ये मुख्यतः राष्ट्रीय विकास परिषद। क्या नाम है? राष्ट्रीय विकास परिषद। अब देखो, राष्ट्रीय विकास परिषद, मैंने आपको बता दिया इसकी समस्या, योजना आयोग की जो समस्या थी वो क्या थी? योजना आयोग की समस्या थी कि राज्यों में ही योजनाएं लागू हो रही हैं और राज्यों का ही योगदान नहीं है। राज्य में योजना लागू हो रही है और राज्य में योगदान नहीं है, बताओ। तो उस समाधान के लिए, इस समस्या के समाधान के लिए उन्होंने बनाया राष्ट्रीय विकास परिषद। आप इसे हिंदी में कह सकते हो एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। ठीक है, तो इस राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई? राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हुई है 6 अगस्त 1952 में। इसकी स्थापना कब हुई? 6 अगस्त 1952 में। इसकी स्थापना की बात कर लेते हैं इसकी संरचना, कि भाई इसमें राष्ट्रीय विकास परिषद में सदस्य कौन होंगे। ठीक है, अरे हिंदी में एनडीसी का ये लिखा हुआ। अब देखो संरचना में हम बात करते हैं तो जैसे योजना आयोग में अध्यक्ष पीएम था, वैसे इसका भी अध्यक्ष कौन? पीएम होगा। चलो फिर, जैसे योजना आयोग में उपाध्यक्ष है, वही व्यक्ति इसमें भी उपाध्यक्ष होगा। तीसरी बात, जैसे योजना आयोग में सदस्य हैं वैसे ही इसमें भी सदस्य होंगे। अब कहोगे मैडम ये क्या बात हुई? जब योजना आयोग के ही सारे आदमी इसमें आ गए, ठीक है, जब योजना आयोग के सारे आदमी इसमें आ गए, तो फिर इस विकास परिषद को क्यों बनाया? इसका क्या काम था? क्यों बनाया इसको? अभी ध्यान से सुनना। एक बात और है, वो है चौथी, इसमें राज्यों के मुख्यमंत्री को शामिल किया गया। क्या किया गया? इस राष्ट्रीय विकास परिषद में क्या किया गया?
इसमें राज्यों के जो मुख्यमंत्री थे उन्हें सदस्यों के रूप में शामिल किया गया। उन्हें क्या किया गया? सदस्यों के रूप में शामिल किया गया। लगभग 6 महीने में एक बार बैठक होती थी इसकी। क्या होती थी? 6 महीने में एक बार बैठक होती थी और उस बैठक में जो थे वो सभी राज्यों के सीएम मौजूद होते और अपने राज्य के संबंध में बातों को पेश करते। ठीक है, बस एक ही चीज जोड़ी, वो क्या था? राज्य के मुख्यमंत्री शामिल होंगे और इसकी जो बैठक होगी 6 महीने में एक बार होगी। अब राष्ट्रीय विकास परिषद का जो कार्य था, कार्य ध्यान से सुनो, उस कार्य में अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले काम की क्या थी कि जो योजना आयोग योजना बनाती है, जो योजना आयोग जो योजना बनाएगी उस योजना पर अपना प्रतिवेदन, ठीक है, या उस योजना पर अपनी स्वीकृति देगी। क्या करेगी? जो योजना आयोग ने जो योजना बनाई है उस योजना पर अपना प्रतिवेदन, अपना अनुमोदन, अपनी स्वीकृति देगी। पहली बात कि जो ये सभी जो व्यक्ति हैं, ये सभी व्यक्ति योजना आयोग के द्वारा बनाई गई योजना की अनुमोदन देंगे, उस पर स्वीकृति देंगे। पहली बात। दूसरी, योजना आयोग में अगर कोई योजना बनी है और उस योजना के बनने पर या उस योजना के क्रियान्वयन पर, मतलब जब उस योजना को, ठीक है, जब उस योजना को लागू किया जा रहा है, उस योजना को लागू किया जा रहा है, यदि उस समय उसे लागू करने में कोई समस्या उत्पन्न हो रही है, अगर उस समय उन्हें लागू करने में कोई समस्या उत्पन्न हो रही है, ठीक है, समस्या उत्पन्न हो रही है, तो उस समस्या में, ठीक है, उस समस्या का समाधान कौन करेगी? राष्ट्रीय विकास परिषद करेगी। यहां तक पॉइंट क्लियर? पॉइंट क्या था? काम क्या करेगी? योजना आयोग की बनाई हुई योजनाओं पर अपना अनुमोदन देगी, प्रतिवेदन नहीं आप कह सकते हो, अपना अनुमोदन, अपनी स्वीकृति देगी। ठीक है, हाँ भरेगी, स्वीकृति देगी। दूसरा, अगर योजना आयोग के द्वारा बनाई हुई योजनाओं में अगर कोई समस्या होगी तो उस समस्या का समाधान करेगी। मतलब अगर क्रियान्वयन में, उसे लागू करने में अगर कोई समस्या रही तो उस समस्या का क्या करेगी बच्चों? समाधान करेगी। ये आपकी राष्ट्रीय विकास परिषद थी। राष्ट्रीय विकास परिषद की एक ही महत्वपूर्ण बात क्या है बच्चों? वो ये है कि इसमें राज्यों के मुख्यमंत्रियों को शामिल किया गया। राष्ट्रीय विकास परिषद में राज्य का भी योगदान रखा गया था। यहां तक पॉइंट क्लियर? ये आपका राष्ट्रीय विकास परिषद इतना ही है, कंप्लीट होता है। अब देखो, अब हम पढ़ लेंगे नीति आयोग के बारे में। अब हम जान लेते हैं नीति आयोग क्या है। चलो देखो, इसमें अब मैं बात करूं ना, तो जो मोदी सरकार थी या मोदी जी जो थे, जब गुजरात के पीएम थे, ठीक है, गुजरात के जो पीएम थे, तो उनकी विशेष अगर हम देखा जाए तो जो वो पीएम थे तो उस दौरान आपकी योजना आयोग भी थी और पंचवर्षीय योजनाएं भी थी, राष्ट्रीय विकास परिषद भी था। तो जो आपके, ठीक है, जो आपके मोदी सरकार, जो मोदी थे, उनके पास में एक यूं कह सकते हैं, वो जब भी बात करते हैं तो वो योजना आयोग की कड़ी आलोचनाएं करते, ठीक है। तो एक मुख्य रूप में तय तो था कि अगर मोदी सरकार बनेगी तो मोदी सरकार और कुछ करे नहीं करे, सबसे पहले योजना आयोग को जरूर हटाएंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे? योजना आयोग को जरूर हटाएंगे। तो इसके आधार पर अगर देखें हम, तो अगला आयोग शुरू करते हैं, जिस आयोग को हम क्या कहेंगे? इस आयोग को हम क्या कहेंगे? नीति आयोग। इस आयोग को हम क्या कहेंगे? नीति आयोग। चलो इसकी नाम डेफिनेशन भी देख लो, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। ये इसका क्या है? इसकी फुल फॉर्म है, पहली बात फुल फॉर्म है। दूसरा हम इसे क्या कह सकते हैं? दूसरा हम इसे कहेंगे राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था आयोग। यहां भी आप आयोग लगा सकते हो, भारत आयोग, वो इंग्लिश में लगेगा। चलो ठीक है। हाँ,
तो नीति आयोग NITI नीति आयोग नाम है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग, ठीक है, राष्ट्रीय भारत विकास परिवर्तन संस्था आयोग, ये इस आयोग का नाम हुआ। चले, जैसे कि आप सबको पता है कि योजना आयोग की जगह इसकी स्थापना की गई, और स्थापना कब की गई? 1 जनवरी 2015 को। स्थापना कब की गई? 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हुई। फिर मेरी बात को समझना, यह गैर संवैधानिक है और इसे मंत्रिपरिषद या आप कह सकते हैं राष्ट्रपति आदेश से गठित किया गया है। इसे मंत्रिपरिषद या राष्ट्रपति आदेश से गठित किया गया था। फिर ध्यान रखना, योजना आयोग भी ऐसे थी, और जब हमने सोचा कि योजना आयोग हटाई जाएगी तो नीति आयोग को तो कम से कम संसदीय प्रक्रियाओं से बनाएंगे। संसदीय प्रक्रियाओं से कैसे? मतलब संसद में पारित करेंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। नीति आयोग को भी वैसे ही बना दिया जैसे हमने, ठीक है, नीति आयोग को भी वैसा ही बना दिया जैसा कि हमने योजना आयोग को बनाया था। अब इस विशेष में अगर हम बात करते हैं तो यहां हम ले लेंगे चर्चा, वो है संरचना की। यहां हम किस चीज की बात करेंगे? संरचना की। अब देखो, पूरे नीति आयोग में उसके काम इतने जरूरी नहीं है, ठीक है, उसके काम इतने जरूरी नहीं है जितने की उसकी संरचना महत्वपूर्ण है। मतलब उसमें कौन कौन से सदस्य होंगे, ठीक है, उसमें कौन कौन से सदस्य होंगे, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण बिंदु है। तो अब अगर हम संरचना में बात करते हैं तो सबसे पहली चीज अध्यक्ष क्या होगा? पदेन ही होगा एक तरह से। पदेन अध्यक्ष होता है, कौन होगा? PM होगा। पदेन अध्यक्ष होगा और कौन होगा? PM होगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल, नीति आयोग को भारत का थिंक टैंक भी कहा जाता है। ये शब्दावली हालांकि हमने अमेरिका से ली है, ठीक है, अमेरिका से ली है। इसलिए अमेरिका से ली है क्योंकि थिंक टैंक को यूं समझो, एक ऐसी सभा, एक ऐसे व्यक्तियों का समूह है जो सोचना, समझना, जो योजना, रणनीतियां तैयार करने का काम करता है। इसे थिंक टैंक भी कहा जाता है। ये शब्दावली अमेरिका से मुख्यतः प्रभावित है हमारी, ठीक है ना। पदेन अध्यक्ष कौन होगा? PM होगा, पहली बात। चलो दूसरी बात, उपाध्यक्ष। तो उपाध्यक्ष होगा। उपाध्यक्ष की सबसे महत्वपूर्ण बात, नियुक्ति कौन करेगा? उपाध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री करेगा। उपाध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री करेगा। पहले उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया थे, ठीक है ना। पहले उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया थे। अभी कौन है? अभी उपाध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार, जो एक अच्छे कह सकते हैं अर्थशास्त्री है, एक अच्छे विशेष रूप में इन्हें विशेषज्ञ हैं अर्थशास्त्र के, अर्थशास्त्री हैं। और हम यूं कह सकते हैं अर्थशास्त्री होने के साथ में आपके पहल इंडिया के जो फाउंडर है, फाउंडेशन के अध्यक्ष भी कौन है? राजीव कुमार ही है। मतलब आप यूं कह सकते हो नीति आयोग में ना मोदी सरकार ने, मतलब मोदी जी ने चुन के जो विशेष है ना, चुन के जो विशेष व्यक्ति हैं उन्हें रखा है पद पर, ताकि उन सब विशेष व्यक्तियों द्वारा विशेष कार्य किए जाए। अब देखो, PM नियुक्ति कर रहा है, राजीव कुमार अभी वर्तमान में है, पहले कौन थे? अरविंद पनगड़िया थे। और इन्हें दर्जा, ध्यान से सुनना, जो उपाध्यक्ष है इन्हें केंद्र मंत्री के बराबर दर्जा दिया गया है। केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के बराबर दर्जा दिया गया है। केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के बराबर इन्हें दर्जा दिया। अब बात समझना, ये तो पदेन अध्यक्ष हो गए, ये उपाध्यक्ष हो गया। अब उपाध्यक्ष के बाद में एक और पद आ जाता है, CEO, मुख्य कार्यकारी अधिकारी। इतना तो जानते ही हो, लिख देती हूं। मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? पहले तो शायद सिंधुश्री कोलकर थे ना, सिंधुश्री थी। अब देखो CEO अब वर्तमान में कौन है? अब वर्तमान में अमिताभ कांत।
अब कौन है? अमिताभ कांत, जो कि आईएएस अधिकारी हैं। पहले जो थे वो भी आईएएस अधिकारी थे, ठीक है, पहले जो थे वो भी आईएएस अधिकारी थे और यह भी जो है वो आईएएस अधिकारी है। ध्यान रखना, इनके कार्यकाल विशेष की कोई व्याख्या नहीं है, इनका कार्यकाल व्याख्या में नहीं है, इनका भी कार्यकाल व्याख्या में नहीं है। जैसे कि जो इससे पहले जो थे सीईओ, ठीक है, उनका आईएएस अधिकारी के पद पर काम खत्म हो चुका था, रिटायरमेंट हो गया तो वो चले गए। उनकी जगह जो नए आए वो कौन थे? अमिताभ कांत थे, ठीक है ना, अमिताभ कांत थे। अब देखो इसमें जो हम अगली हिस्से को पढ़ने वाले हैं, ठीक है, अगले हिस्से की हम बात करेंगे सदस्यों की। अब बात कर लेते हैं इसमें सदस्य कौन कौन होंगे, इसमें सदस्य कौन कौन होंगे। अब इस सदस्यों में एक बात ध्यान रखना, ये जो सदस्य हैं इन्हें केंद्र के राज्य मंत्रियों के बराबर दर्जा मिला है, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात, इनका कार्यकाल फिक्स नहीं है, इनका कार्यकाल फिक्स नहीं है, प्रधानमंत्री रखता है, प्रधानमंत्री ही इन्हें हटा सकता है। कार्यकाल इनका कोई भी फिक्स नहीं है, ठीक है, कार्यकाल इनका फिक्स नहीं है। और इस सदस्यों में देखा जाए तो सदस्य में पहले होते हैं स्थायी सदस्य। कुछ सदस्य क्या कहलाते हैं? स्थायी सदस्य। स्थायी सदस्यों में टोटल अगर संख्या देखी जाए तो 5 की रखी गई है कि लगभग कितने सदस्य होंगे स्थायी? 5 होंगे, ठीक है। लगभग जो सदस्य होंगे वो लगभग देखा जाए तो 5 होंगे। अब 5 सदस्यों में अभी वर्तमान में कितने काम कर रहे हैं? अभी जो वर्तमान में है वो कितने काम कर रहे हैं? 3 कर रहे थे, ठीक है। अब 3 कौन कौन है? 3 कौन कौन है? अब नाम मेरे को भी नहीं पता कौन कौन है। एक तो आपके क्या नाम है, सारस्वत जी है एक तो, ठीक है, 3 है, 3 मेंबर है, अभी आपको वो ध्यान रखना है। 3 मेंबर है, 3 मेंबर कौन कौन से अभी फिलहाल तो मुझे भी नहीं पता। एक तो सारस्वत जी है, एक सारस्वत जी है, 2 और हैं, याद आ जाएंगे मुझे, तसल्ली रखो, मैं बता दूंगी, ये 3 मेंबर बता दूंगी, याद आ जाएंगे मुझे। देखो आगे चलते हैं, ये क्या हुए? स्थायी सदस्य हुए। स्थायी सदस्यों के बाद आपको ये पता होना चाहिए कुछ सदस्य होंगे वो होंगे कैबिनेट के, कुछ सदस्य होंगे कैबिनेट मंत्री, और उन कैबिनेट मंत्रियों में भी मुख्य रूप में 4 आएंगे। कौन कौन से 4? पहला गृह मंत्री, ठीक है, दूसरा कृषि मंत्री, तीसरा वित्त मंत्री, चौथा रेल मंत्री, चौथा रेल मंत्री। पॉइंट देखो, पॉइंट को ध्यान से सुनना, क्या था? स्थायी सदस्य 5 हो सकते हैं, 5 में से अभी 3 है, प्रधानमंत्री की इच्छा हो तो वो 2 और। देखो ये आयोग संविधान में व्याख्या में नहीं है, तो चाहे 3 हो, चाहे 2 हो, चाहे ना भी बुलाए, ये प्रधानमंत्री की इच्छाओं के ऊपर है। तो 5 है, 5 में से 3 अभी काम कर रहे हैं एट प्रेजेंट, जो मैंने आज की साइड में देखा था, जून 2020 में भी 3 कार्यरत हैं। और मैं निवेदन करूंगी जो बच्चा इस वीडियो को जब भी देखे तब ध्यान रखना, इसमें आप लेटेस्ट नीति आयोग की साइड पर जाओगे ना, वहां आपको पता चल जाएगा कि अभी कितने मेंबर प्रेजेंट में है, तो ये लास्ट चेक करके जाना। फिर इसमें आएंगे कैबिनेट मंत्री, और कैबिनेट मंत्रियों में भी 4 प्रकार के जो मंत्री विशेष हैं, जो 4 प्रकार के मंत्री हैं उन्हें रखा है। और उन 4 प्रकार के जो मंत्री हैं उनमें होगा गृह मंत्री, वित्त मंत्री, रेल मंत्री, कृषि मंत्री, ठीक है, वित्त मंत्री, रेल मंत्री और कृषि मंत्री। यहां तक ध्यान हो गया पॉइंट को। अब देखना तीसरी एक बात और क्या ध्यान रखनी है, तीसरी में होता है विशेष आमंत्रण, विशेष आमंत्रित सदस्य। अब इधर नीचे दिखेगा नहीं, देखो इतना भी देख लो, विशेष आमंत्रित सदस्य। इसमें क्या होगा? ये तो कैबिनेट के 4 फिक्स है, इसमें 5, ये 5 फिक्स होंगे, 5 में से 2 या 3 जो भी हो, ठीक है, ये कैबिनेट के हैं और ये होंगे विशेष मंत्री। हाँ बिल्कुल मनोज जी सही कह रहे हो, बट अभी मैं यहाँ नाम नहीं लिख सकती, ठीक है ना, देखो नाम नहीं लिख सकती। विशेष आमंत्रण पे अगर हम बात करें तो परिवहन मंत्री, विशेष आमंत्रण पे हम किन किन को सदस्य बना सकते हैं? विशेष आमंत्रण पे परिवहन मंत्री, दूसरा है आपका सामाजिक न्याय व अधिकारिता,
से संबंधित मंत्री, और एक होगा आपका एचआरडी मिनिस्टर, ह्यूमन रिसोर्स, हिंदी में क्या कहेंगे आप देख लेना, एचआरडी मंत्री होगा, मतलब ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, आप यूं कह सकते हो मानव संसाधन विकास अधिक मंत्री, ठीक है ना, एचआरडी मंत्री। ये कैसे होंगे? विशेष आमंत्रित सदस्य होंगे, कुछ विशेष भी आमंत्रित कर सकते हो आप। तो यहाँ इस स्ट्रक्चर को अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है ना, अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी बाकी है। इसमें आप सोचोगे मैडम इतने सदस्य हैं क्या? मतलब एक बात ध्यान रखना, नीति आयोग में ना, नीति आयोग कब बना नई प्रश्न बनता सबको पता है, किसकी जगह बना प्रश्न नहीं बनता, पर ये जो संरचना मैं आपको समझा रही हूं ना, इस संरचना से कंफर्म क्वेश्चन बनता है। और इस संरचना को किताबों में कहीं भी स्पष्ट नहीं समझाया, कहीं कुछ मिलता है कहीं कुछ मिलता है, क्योंकि संविधान में नहीं है ना, तो संविधान में नहीं है तो स्पष्ट व्याख्या बहुत कम जगह मिलेगी। तो इसमें मतलब ये मान के चलो नीति आयोग में केवल संरचना को ही समझना है। अगर ये समझ में आ गई ना एक बार, ठीक है ना, अगर ये एक बार समझ में आ गई संरचना, तो नीति आयोग कंप्लीट तुम्हारे हाथ में है। फिर नीति आयोग के लिए तुम्हें कोई किताब या कुछ और देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। केवल संरचना को इसको समझना है कि वो काम कैसे करती है, उसमें आदमी कौन है, क्या काम करेगी, ये हम डिस्कस कर लेंगे। पदेन अध्यक्ष, अध्यक्ष कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री तो नियुक्त करेगा, फिलहाल राजीव कुमार है, और कैबिनेट मंत्री का दर्जा होगा इसको, ठीक है। सीईओ मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है, अमिताभ कांत अभी जून 2014 में है, और सीईओ में कोशिश की जाती है, या मुख्यतः यूं समझ लो, ठीक है ना, ठीक है, मुख्यतः समझ लो कि आईएएस अधिकारी ही होते हैं। फिर इसमें बात आती है अन्य सदस्य। भाई ये तो क्या हो गए, पद हो गए सीधे के सीधे, ठीक है, ये हो गए अन्य सदस्य। और सदस्य तो एक तो होंगे स्थायी सदस्य, जो कि कितने होंगे, मुख्यतः 5 होंगे, अभी 3 है, ठीक है ना, अभी 3 है। एक का नाम सारस्वत जी है, एक का नाम वीके पॉल है, वीके पॉल है, और एक रमेश चंद्र है। हाँ याद आ गए, मैंने कहा था ना याद आ जाएंगे। देखो स्थायी सदस्य में से 5 है, 5 में से, ठीक है, 5 में से जो है वो 3 अभी है, 3 में एक रमेश चंद्र जी है, एक आपके सारस्वत जी है, एक आपके वीके पॉल है, ठीक है, ये 3 है। और देखना सदस्य में एक तो ये हो गया, फिर सदस्य में बी है, बी कौन होंगे, कैबिनेट मंत्री होंगे, कैबिनेट मंत्री 4 होंगे। कौन कौन से होंगे? बिल्कुल विकास मीना जी, धन्यवाद, बिल्कुल आपने सही कहा, यही है, रमेश चंद्र जी हैं, बीके सारस्वत जी हैं, और वीके पॉल है। देखो पहला गृह मंत्री होगा, वित्त मंत्री होगा, कृषि मंत्री होगा, और रेल मंत्री होगा। फिर कुछ ऐसे होंगे सदस्य जो विशेष आमंत्रण से बुलाएंगे। कुछ सदस्य कैसे होंगे बच्चों? विशेष आमंत्रण से बुलाया जाएगा उन्हें। परिवहन मंत्री, सामाजिक न्याय अधिकारिता से संबंधित कुछ मंत्री, या फिर आप कह सकते हो एचआरडी मंत्री, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ठीक है ना। यहां तक पॉइंट क्लियर हुआ। अब नीचे तक दिख जाएगा क्या? डी दिख रहा है क्या? मुझे तो इतना बता दो, मैं लिख दूं क्या नीचे? डी थोड़ा बहुत दिख जाएगा, थोड़ा सा देख लो। डी में केवल इतना ध्यान रखना है कि कुछ जो होंगे वो अस्थायी सदस्य भी होंगे। कुछ क्या होंगे? अस्थायी सदस्य भी होंगे। अस्थायी सदस्य में कौन होंगे? सुन लो मेरी बात को। अस्थायी सदस्य में क्या होगा? यूनिवर्सिटी, जो विश्वविद्यालय है उनके जो प्रोफेसर्स हैं उन्हें, या फिर कोई अनुसंधान केंद्र, मतलब जो रिसर्च संस्थाएं हैं उनमें अगर कोई विशेष व्यक्ति है, ठीक है ना, जैसे कि यूनिवर्सिटीज हुई, और क्या हुए? अनुसंधान, जो रिसर्च सेंटर है उनके अंदर अगर कोई विशेष व्यक्ति है तो उनमें किसी भी 2 व्यक्ति को, उनमें से किसी भी 2 व्यक्ति को अस्थायी रूप में, ठीक है ना, अस्थायी रूप में सदस्य बना दिया जा सकता है। पॉइंट यहां तक क्लियर? मेरी बात को समझा पाई मैं मेरी बात को मुझे बताओ। पर ये ध्यान रखना, ये जो अस्थायी सदस्य है ना, अभी कोई भी नहीं है, अभी कोई भी नहीं है, ठीक है। विवेक देवराय, अनिल गुजर जी क्या कहना चाह रहे हो, मैं समझी नहीं। हाँ बिल्कुल, एचआरडी जो मिनिस्टर है वो रमेश जी है, बिल्कुल मुझे पता है, आप सबको बहुत अच्छा नॉलेज है करंट का, ठीक है। पॉइंट यहां तक क्लियर? ये कुछ क्या हो गए? संरचना। इस संरचना में मैंने एक छोटी सी चीज और है, एक छोटी सी चीज छोड़ दी, वो है अधिशासी या गवर्निंग परिषद।
उसको समझेंगे। पहले मुझे इस चीज को रिपीट करना है या ये समझ में आ गया मुझे बताओ। बिल्कुल, अस्थायी सदस्यों में यूनिवर्सिटी के या जो रिसर्च संस्थाएं होती है ना, उन संस्थाओं में कोई विशेष व्यक्ति है ना, तो उनमें से किसी दो व्यक्ति को आप अस्थायी सदस्य बना सकते हो। फिलहाल ये पद खाली है, ठीक है ना, फिलहाल ये पद खाली है। इन्हें भरे भी जा सकता है, खाली है तो खाली भी रखे जा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये आपकी नीति आयोग है। नीति आयोग में पहला देखो, मैंने ये जो स्ट्रक्चर बनाया है ना बच्चों, फिर चौथे में ये मैंने 4 हिस्से बनाए। ये हो सकता है थोड़ा सा मैसअप हो, बाकी आप इसको अगर अच्छे से नोटबुक में राइटअप करोगे ना, तो केवल संरचना से प्रश्न आने की संभावना ज्यादा है। सेकंड ग्रेड में था आपके, जैसे मेरिट में तो नीति आयोग टॉपिक नहीं है, पर एक बात ध्यान रखना बच्चों, रिट में नीति आयोग तो नहीं है, पर रिट में भी मैं एक चीज बताऊंगी आपको, ठीक है ना, एक चीज और बताऊंगी, वो जरूर आपके आयोग प्रश्न आ सकते हैं, ठीक है। एक बार समझ लो। चलो, ये होंगे प्रधानमंत्री, अध्यक्ष बनेगा प्रधानमंत्री, उपाध्यक्ष होगा, ठीक है, उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त होगा, फिलहाल राजीव कुमार है। पहले जो थे वो अरविंद पनगड़िया थे। इनकी जो उपाध्यक्ष होगा ना, इसका दर्जा होगा केंद्र के कैबिनेट मंत्रियों के बराबर होगा दर्जा। एक होगा सीईओ, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जो कि कौन है, अमिताभ कांत है, एक आईएएस अधिकारी है, ठीक है। सदस्य में जो पहला है, सदस्यों में जो पहले होंगे वो होंगे स्थायी सदस्य। कुल 5 होते हैं, अभी 3 है। तीनों के नाम है रमेश चंद्र, बी आर शाश्वत जी और वी के पॉल, ठीक है। अगली बात हम देख रहे हैं वो क्या है, कैबिनेट मंत्री होंगे 4। कौन कौन से होंगे, गृह मंत्री, कृषि मंत्री, वित्त मंत्री और रेल मंत्री। कुछ विशेष आमंत्रण से, कुछ ऐसे सदस्य होंगे जो विशेष आमंत्रण से बुलाए जाएंगे। जैसे कि अगर मैं बात करूं किन्हें किन्हें बुलाया जाता है, परिवहन मंत्री, आपके सामाजिक न्याय अधिकारिता के संबंध में मंत्री, एक एचआरडी मिनिस्टर, इन्हें बुलाया जाएगा। और चौथा जो पक्ष है वो है अस्थायी सदस्य। अस्थायी सदस्य होते हैं ऐसे सदस्य जो यूनिवर्सिटी से या रिसर्च संस्थाओं से जुड़े व्यक्ति होते हैं। उनमें से किसी भी 2 व्यक्ति को प्रधानमंत्री अपनी इच्छा से नियुक्त कर सकता है। उनका कोई समय नहीं, कोई कार्यकाल फिक्स नहीं होगा, ठीक है ना। सेकंड ग्रेड में इसमें से प्रश्न नहीं आया था, मैं आगे एक और पॉइंट समझाऊंगी, उसमें से प्रश्न आया था। संरचना क्लियर हो गई। अब इस संरचना में मैं आपसे फिर एक बात पूछती हूं। मैंने आपको बताया था योजना आयोग में केंद्र की भूमिका थी। मुझे बताओ, क्या इसमें कहीं भी राज्य की भूमिका है क्या इसमें कहीं भी राज्य की भूमिका है? नहीं है ना। जैसा योजना आयोग केंद्रीकृत था, वैसा ही नीति आयोग भी केंद्रीकृत हो गया। तो बोले ये क्या बात हुई, योजना आयोग भी केंद्रीकृत हो गया, नीति आयोग भी केंद्रीकृत हो गया। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि रुको, अभी व्यवस्थाएं, अभी रुको, अभी आपने इसको पूरा थोड़ी ना पढ़ लिया। आगे चलकर उन्होंने एक अधिशासी परिषद, गवर्निंग काउंसिल की स्थापना की थी। उस स्थापना में राज्यों को भी शामिल किया था। अब बात समझना, यहां तक पॉइंट क्लियर। मैं संरचना को, इस संरचना में अगर आप चाहें तो एक संस्था, एक परिषद को और शामिल कर सकते हो। देखो बात समझना, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताती हूं। जैसे योजना आयोग वैसे नीति आयोग, और जैसे विकास परिषद, जैसे क्या थी विकास परिषद, वैसे ही बना दी एक अधिशासी परिषद, जिसका इंग्लिश में नाम था गवर्निंग काउंसिल। ये एक महत्वपूर्ण चीज है। क्या है इसमें महत्वपूर्ण बात समझना। अधिशासी परिषद में क्या कहा, अध्यक्ष होगा, ठीक है, जो प्रधानमंत्री है वही होगा। उपाध्यक्ष होगा, जो नीति आयोग का होगा वही होगा। तीसरी बात, सदस्य होंगे, बिल्कुल वही सदस्य होंगे जो नीति आयोग में थे। अब आप कहोगे मैडम सेम ही हो गया। हाँ, ये 3 बातें सेम है। आगे एक और बात बताना, चौथी बात जो ध्यान रखनी है वो क्या है, 28 राज्यों। अब इसमें क्या हुआ, थोड़ा सा डाटा चेंज हो गया। आपके जो जम्मू कश्मीर और हुआ था ना चेंजेस, उसको लेकर थोड़ा सा चेंजेस हो गया। क्या चेंज हो गया, 28 राज्यों के तो क्या होंगे, मुख्यमंत्री होंगे, प्लस दिल्ली
पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर, ठीक है, इनके सीएम होंगे क्योंकि इनमें मुख्यमंत्री है, इनके सीएम होंगे। और अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार का उपराज्यपाल होगा। अंडमान निकोबार का तो क्या होगा, उपराज्यपाल होगा। और दिल्ली पुडुचेरी जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री होंगे और 28 राज्यों के मुख्यमंत्री होंगे। इसके माध्यम से राज्य का योगदान भी जोड़ा गया है, बात को ध्यान रखना, इसके माध्यम से राज्य के योगदान को भी रखा गया, जोड़ा गया है। तो अब ये जो प्रश्न था, प्रश्न यही था सेकंड ग्रेड में, जहां तक मुझे पता है कि प्रश्न इसी से संबंध में था, अधिशासी परिषद पे था कि राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं, राज्यों के मुख्यमंत्रियों की नीति आयोग में क्या योगदान है। पहला उपाध्यक्ष होते हैं, दूसरा सदस्य होते हैं, तीसरा अधिशासी परिषद के सदस्य होते हैं, चौथा कोई योगदान नहीं है। तो इसका जवाब क्या था, अधिशासी परिषद, या इंग्लिश में कह सकते हो गवर्निंग काउंसिल के सभी राज्यों के जो मुख्यमंत्री होते हैं वह सदस्य होते हैं। ठीक है, यहां तक पॉइंट क्लियर। तो अब बात आती है मैडम, इस विकास योजना आयोग की जगह तो नीति आयोग आ गया, तो क्या विकास परिषद की जगह ये आ गया? बिल्कुल आप कह सकते हो विकास परिषद की जगह ये आ गया, परंतु विकास परिषद को समाप्ति को लेकर कोई प्रावधान पारित नहीं हुआ। कहीं भी नहीं लिखा कि विकास परिषद को समाप्त किया गया है, मैंने ऐसा कहीं नहीं पढ़ा। बस इतना है कि विकास परिषद योजना आयोग के लिए काम करता था। जब योजना आयोग अस्तित्व में नहीं रहा तो विकास आयोग अपनी काम किस लिए करेगा? विकास आयोग की जो व्यवस्थाएं थी वो अधिशासी परिषद के पास सौंप दी, तो लगभग ये परिषद भी खत्म है। ठीक है, अधिशासी परिषद होगी, गवर्निंग काउंसिल हो गया जिसमें अध्यक्ष उपाध्यक्ष सदस्य वही होंगे जो नीति आयोग के थे। बस एक बात और जोड़ दी, और वो क्या थी, 28 राज्यों के मुख्यमंत्री, दिल्ली पुडुचेरी जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री और अंडमान निकोबार के उपराज्यपाल को जोड़ा गया है। यहां तक पॉइंट क्लियर। ये अधिशासी, अब ये संरचना पूरी हुई है, नीति आयोग का हमने क्या पूरा कर दिया, संरचना पूरी कर दी। अब अगर हम बात करें नीति आयोग के कार्य की, तो नीति आयोग कहती है जितने भी संसाधन हमारे पास उपलब्ध हैं, जितने भी संसाधन हमारे पास उपलब्ध हैं, उन सभी संसाधनों में आईटी का मतलब सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके उनका उचित उपयोग किया जाए। हमारे पास जितने भी संसाधन है, ठीक है ना, जितने भी, ठीक है, जितने भी संसाधन है उन सभी संसाधनों का, उन सभी संसाधनों में आईटी का प्रयोग किया जाए, सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाए। पहली बात, ठीक है। तो पहला कार्य इसने क्या कहा कि संसाधनों, पहला काम क्या कहा, संसाधनों में आईटी का प्रयोग किया जाए। दूसरा काम जो कहा वो है सहकारी संघवाद की, सहकारी संघवाद की स्थापना की जाए। मतलब सहकारी संघवाद की स्थापना मतलब राज्य का भी योगदान, या राज्य का भी योगदान रहे, या राज्य की भी भूमिका रखी जाए। बात को क्या ध्यान रखना है, सहकारी संघवाद, जिसमें आप यूं कह सकते हो राज्य का भी योगदान हो। अगर राज्यों के लिए योजना बन रही है तो राज्यों का योगदान होना चाहिए। तीसरी इसमें अगर हम बात करते हैं तो तीसरी बात में कह दिया ग्रामीण दलितों, ग्रामीण व दलितों के लिए भी सहयोगी कदम उठाए जाएंगे। ग्रामीण है, दलित है, ठीक है, गरीब है, उन लोगों के लिए भी सहयोगी कदम उठाए जाएंगे। और यह नीति आयोग जो है वो राज्य व केंद्र दोनों के लिए नीति निर्माण का कार्य करती है, नीति निर्माण का कार्य करती है। ठीक है, इसके अध्यक्ष और जो सदस्य होंगे वो हम डिस्कस कर चुके हैं। अध्यक्ष पहले भी प्रधानमंत्री आपके मोदी जी थे, अभी भी वही है। तो ये इसके काम हो गए। जो संसाधन है उनमें आईटी का प्रयोग किया जाए, सहकारी संघवाद की स्थापना की जाए जिसमें राज्यों का योगदान भी हो,
और ग्रामीण है, दलित है, जो गरीब है, उनके लिए कोई भी सहयोगी कदम उठाए जाएंगे। ठीक है। और राज्य व केंद्र के लिए नीति निर्माण का काम करती है आपकी नीति आयोग।